हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपीजी सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जे सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट वीडियो, जो कि इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लेन और लाइन के रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट में हम स्फीयर भी डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको बस लास्ट तक बने रहना है और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे क्रिस्टल क्लियर। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, प्रीवियस सेशंस में हम लाइन और प्लेन बहुत अच्छे से अलग अलग इंडिविजुअली स्टडी कर चुके हैं और अब हम आते हैं लाइन और प्लेन को अगर कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जाए तो वो कैसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को अब हम डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है, अगर एक लाइन है और एक प्लेन है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे अगर उन लाइन और प्लेन की इक्वेशन गिवन हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्लेन है हॉरिजॉन्टल सपोज, और ये एक वर्टिकल लाइन है, तो किसी एंगल पे ही वो उस प्लेन को कट कर रही होगी। सपोज जो ये लाइन है और प्लेन है उनके बीच का एंगल है ये थीटा। ठीक है, अब जो प्लेन है उसकी इक्वेशन है P = 0, तो उस इक्वेशन की हेल्प से हम उसका नॉर्मल वेक्टर का, है ना, नॉर्मल वेक्टर लिख सकते हैं इजीली। उसके जो भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होंगे उन्हीं के आगे आप IJ लगा दो तो वही आपका नॉर्मल वेक्टर मिल जाता है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये सब। ठीक है, अब जो लाइन है, लाइन का भी एक वेक्टर हमें पता चल जाता है ना, डायरेक्शन रेशोज। जो भी ये कार्टेशियन फॉर्म में है तो जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसी के आगे आप IJ लगा दो तो वही आपका डायरेक्शन वेक्टर मिल जाएगा, है ना, लाइन का। सपोज ये है हमारा B वेक्टर। ठीक है, अब यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तभी हम डिनोमिनेटर को लेके एक डायरेक्शन वेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, अब बात है कि ये जो एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड प्लेन है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें इस नॉर्मल वेक्टर का बारे में पता है। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ठीक है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर है इसीलिए हम उसको नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। दैट मीन्स यहां पर अगर थीटा है तो ये वाला, ये जो लाइन की डायरेक्शन वेक्टर है और एन वेक्टर है, इसके अंदर बन रहा होगा 90 - थीटा डिग्री। ठीक है, तो जितना भी ये बन रहा होगा, सपोज ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बिल्कुल ये वैसे ही होगा कि एक वेक्टर B वेक्टर है और एक नॉर्मल वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही कोस ऑफ दैट एंगल और डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड्स। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कोस 90 - थीटा। ठीक है, तो ये कोस ऑफ एंगल हम किसके बीच में लगा रहे हैं, इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर में और नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में, इक्वल्स टू एन वेक्टर डॉट डायरेक्शन वेक्टर, जिसको मैं B वेक्टर बोल रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, D वेक्टर भी बोलते हैं इसको, तो चलो D वेक्टर लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अर्लियर हम D वेक्टर कई बार यूज कर चुके हैं। तो ये लाइन का वेक्टर हो गया D वेक्टर डॉट D वेक्टर डिवाइड बाय N वेक्टर का मैग्नीट्यूड और D वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहां पर भी जैसे हम पहले से पढ़ते हुए हैं दो एंगल बनेंगे। ठीक है, एक एक्यूट और ऑब्ट्यूस। तो हम एक्यूट बताने के लिए इसीलिए यहां पर मोड लगा देंगे ताकि कोई भी नेगेटिव वैल्यू ना आए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं हम अगर चाहे तो यहां पर कोस 90 - थीटा बन जाएगा आपका साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में एन वेक्टर डॉट D वेक्टर डिवाइड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, D वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मोड लगा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू दिस। तो यहां से आपको, है ना, कुछ वैल्यू मिलेगी और थीटा साइन इनवर्स की हेल्प से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही हमारा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन आ जाएगा। ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए फिर इनकी कुछ कंडीशंस देख लेते हैं कि कब ये परपेंडिकुलर होगा, कब ये, है ना, पैरेलल्स होंगे। तो हमारे पास अगर एक प्लेन है और उसकी जो लाइन है जिसकी हम डिस्कस कर रहे हैं लाइन L, और जो प्लेन है P = 0, अगर वे पैरेलल हैं, ठीक है, तो पैरेलल के केस में क्या होगा, अब भाई प्लेन के
जो परपेंडिकुलर है नॉर्मल वेक्टर वो तो उस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल हैं। अब ये नॉर्मल चला गया तो ये भी कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से जो n वेक्टर बना, ठीक है, n वेक्टर कहां से मिलेगा a1 b1 c1, और जो ये लाइन है लाइन के डायरेक्शन कोसाइन d वेक्टर कहां से मिलेगा, ये d वेक्टर ये मिल जाएगा हमें a2 b2 और c2 से, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले ले तो वो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। दैट मींस ये जो n वेक्टर मिलेगा है ना, यहां से नहीं, a1 b1 c1 और जो ये d वेक्टर मिलेगा उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 9 है ना 0। तो ये आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आइडियाज हम बहुत पहले भी यूज कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में कि डॉट प्रोडक्ट हमारा दो वेक्टर्स का जब वो नॉर्मल हो या परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम केस 2 की बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा केस 1 जहां पर लाइन और प्लेन आर पैरेलल। अगर हमारी लाइन और प्लेन ये हमारे परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा, ये हो गया p इक्वल्स टू 0, ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन L। तो यहां पर परपेंडिकुलर है क्या लाइन और प्लेन, ठीक है। अब जो प्लेन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता होती है वो क्या पता होती है कि जो उसका नॉर्मल वेक्टर है n वेक्टर वो हम इजीली पता कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन से। तो यहां पर जो नॉर्मल वेक्टर है और जो लाइन है वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। दैट मींस इनडायरेक्टली नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर वो हमारे पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएंगे नॉर्मल वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर, क्योंकि यहां पर जो लाइन है वो प्लेन के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। दैट मींस यहां पर हम लिख सकते हैं दैट नॉर्मल वेक्टर इज पैरेलल टू डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो जब भी हम पैरेलल की बात करते हैं तो क्या करते हैं हम उन दोनों वेक्टर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल पुट करते हैं। तो यहां पर जो कंडीशन आएगी वो आएगी a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो यहां पर जो हम दो कंडीशन देखे केस 1 और केस 2 के केस में, तो ये थोड़ा अपोजिट सेंस दे रहा है आपको। कैसे, जब हमने लाइन और लाइन के बीच के एंगल देखे थे तो वहां पर अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन थी, मींस परपेंडिकुलर जो यहां पर बन रहा है केस 2 में, परपेंडिकुलर की कंडीशन में वहां पर हम डॉट प्रोडक्ट 0 पुट करते थे। लेकिन यहां पर हमें नॉर्मल वेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है, दैट मींस वो इनडायरेक्टली वो पैरेलल की कंडीशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं जहां पर हमने लाइन लाइन और प्लेन प्लेन के बीच की कंडीशंस देखी थी, एंगल बिटवीन दोस टू क्वांटिटी है ना एंटिटीज, तो उस केस में यहां पर रिवर्स सेंस होती है। लेकिन ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जब प्लेन और लाइन को हम कंबाइन करके पढ़ते हैं उस केस में हम साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आ जाता है कोस 90 माइनस थीटा से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कैसे करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, तो ये एक लाइन है आर वेक्टर इक्वल्स टू i प्लस 2j माइनस k कैप प्लस लैम्डा समथिंग एंड द प्लेन, दिस इज द प्लेन एंड दिस इज प्लेन इक्वेशन। तो यहां पर हमें इन दोनों प्लेन और लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो ये वाली कंडीशन लगा के, ठीक है। ये आप ध्यान रखो कि भाई जो भी नॉर्मल वेक्टर है और जो भी डायरेक्शन वेक्टर है उस लाइन का, ठीक है, या डायरेक्शन रेशियोज हैं, वहां से हम ये वाली कंडीशन साइन थीटा की हेल्प से निकालेंगे, ना कि कोस थीटा की हेल्प से, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या क्या है देखो, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये जो बी वेक्टर है यही वो पैरेलल वेक्टर है या फिर डायरेक्शन वेक्टर है उस लाइन का। सिमिलरली यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, आर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी टाइप, है ना, डी इज सम क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी। तो यहां पर जो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का वो हमें पता है और जो है ना डायरेक्शन वेक्टर है लाइन का वो हमें पता है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं साइन ऑफ थीटा। कैसे, साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, यहां की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मोड लगा देना है ताकि हमें पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिले।
क्लियर है? तो n वेक्टर डॉट b वेक्टर, n वेक्टर यहां पर लिखा हुआ है, b वेक्टर वहां पर लिखा हुआ है, डायरेक्टली डॉट लेते हैं, क्या बोलते हो? तो यहां पर 2i और i है तो ये आ जाएगा 2, माइनस जे और माइनस जे तो +1, ऑल राइट, और यहां पर प्लस के और प्लस के तो ये भी आ जाएगा 1, डिवाइड बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहां पर n वेक्टर कितना है देखो, 2 स्क्वायर 4 +1 +1, और वहां से आ जाएगा आपके पास कितना देखो, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 1, ठीक है? तो यहां से आपके पास मोड लगा दो, हालांकि सब कुछ पॉजिटिव ही है, तो ये आ गया 4 डिवाइड बाय √6 और डिवाइड बाय 3, ठीक है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √18, तो यहां से आ जाएगा 4/3 √2, है ना? तो साइन थीटा के इक्वल में ही चल रहा है, मोड लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है? और थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर हम इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, फाइनली हमारा जो आंसर होगा थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी, तो यही हमारा आ गया एंगल बिटवीन लाइन एंड दिस प्लेन। तो इसको आप, है ना, जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आर वेक्टर इज दिस, तो इसको हम कार्टेशियन में कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं, उसको थोड़ा रिवाइज करें अगर हम, तो इसको इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा x i कैप, है ना, तो x -1 और डिवाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा y -2 डिवाइड बाय -j, है ना, और ये आ जाएगा z +1 डिवाइड बाय 1। तो ये तो आ गई हमारी L की इक्वेशन, ठीक है, लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। वैसे ही आप प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो, आर वेक्टर को क्या लिखते हो, x i y j z के, तो यह आ जाएगा 2x - y + k सॉरी z और 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये आ गई हमारी प्लेन की इक्वेशन, ठीक है? तो यहां से भी आप देख सकते हो जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 - 1 1, है ना, वो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे इस लाइन के, जो हमें बी वेक्टर देंगे, ठीक है? और जो भी यहाँ के कोफिशिएंट्स है 2 - 1 1, जो यहाँ पर वेक्टर बन रहे थे, वही हमारा, है ना, नॉर्मल वेक्टर दे रहे होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, यहां से आपको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए अगर जरूरत पड़ती है तो, और एंगल तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है बच्चों? प्रीवियस सेशंस में जब हमने लाइन डिस्कस किया था तो वहां पर हमने 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना सीखा था। सिमिलर प्रोसेस में हम एक प्लेन और एक लाइन का भी इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब सपोज ये एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन है P = 0 और ये एक लाइन है L, तो यहां पर कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट कर ही रही होगी, ठीक है? अगर इंटरसेक्ट कर रही है तभी हम इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, अगर वो पैरेलल जा रही है तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है? तो एज्यूमिंग कि वो इंटरसेक्ट कर रही है और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो M, ठीक है? अब इस M की खास बात यह है कि इस लाइन पर भी लाई कर रहा है और इस प्लेन पर भी लाई कर रहा है, ठीक है? तो दैट मीन्स जो ये लाइन की इक्वेशन है, यहां से हम इस M की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर लैम्डा, जैसे हमने लाइंस की, है ना, सेशंस में सीखा था कि यहां पर लैम्डा के इक्वल इसको इक्वेट करो और x y z मींस इस लाइन पे वेरी करने वाला एक पॉइंट इन टर्म्स ऑफ 1 पैरामीटर लैम्डा हमें पता चल जाएगा, ठीक है? वही हम पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और वो जो m पॉइंट इस लाइन पे लैम्डा के फॉर्म में वेरी कर रहा होगा वो यूनिकली इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस पॉइंट को हमें इस प्लेन में भी सेटिस्फाई करना होगा, क्योंकि वो इंटरसेक्शन पॉइंट इस प्लेन पर भी लाई कर रहा है, ठीक है? बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जैसे हमने लाइन और लाइन के केस में किया था। तो यहां पर जो M पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट, इस लाइन की हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली हर एक टर्म को आप लैम्डा के इक्वेट कर दो इक्वल, ठीक है? तो यहां से आ जाएगा A2 लैम्डा + x2 और B2 लैम्डा + y2 और C2 लैम्डा + z2, ठीक है? तो ये आ गया हमारा M, वेरिएबल पॉइंट विच इज वेरिंग ऑन लाइन, लेकिन हमें यूनिकली इस इंटरसेक्शन पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए ये जो M लैम्डा है इसको हम प्लेन में भी सेटिस्फाई करा देंगे, मींस इस प्लेन में हम पुट कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा देखो,
a1 x की जगह क्या पुट करेंगे, ये टर्म a2 लैम्डा प्लस x2, ठीक है, प्लस b1 यहां पर आ जाएगा b2 लैम्डा प्लस y2 प्लस c1 c2 लैम्डा प्लस z2, ठीक है, और लास्ट में d1 भी है प्लस d1 इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन बनी यहाँ सर, यहाँ से ये है ना प्लेन में पुट करने के बाद वो m पॉइंट, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो सिर्फ लैम्डा ही अननोन है और सारे की सारी क्वांटिटीज हमें इक्वेशंस में गिवन होती हैं प्लेन की इक्वेशन के थ्रू और लाइन की इक्वेशन के थ्रू, जिनका हमें इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स यहाँ से हम लैम्डा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड लैम्डा फ्रॉम हियर, और लैम्डा अगर हमें फाइंड आउट हो गया तो हम इस m पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी सिर्फ लैम्डा ही अननोन है। अगर यहां पर लैम्डा पता चल जाए कि किस लैम्डा के लिए वो जो वेरिएबल पॉइंट है वो इस यूनिकली इस इंटरसेक्शन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो अगर लैम्डा पता चल जाए तो हम यहाँ पर वो है ना m इंटरसेक्शन पॉइंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर फाइंड लैम्डा देन फाइंड m, ठीक है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट। तो चलिए इसको इस एक क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल डिस्कशन हो गया हमारा। यहाँ पर जेईई मेन से पूछा गया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 119 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस लाइन एंड द प्लेन दिस प्लेन। तो इस लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मेन क्रक्स क्या है कि भाई हमें इस प्लेन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट पहले फाइंड आउट करना है। तो एक बार अगर हमारे पास वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से ये जो 119 कहीं पर होगा कोऑर्डिनेट है ना पॉइंट, तो उसकी हेल्प से है ना डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम इजीली इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है यहाँ पर p इक्वल्स टू 0 सपोज, और इस लाइन l की हेल्प से हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर ये जो m पॉइंट है अगर आपने कैलकुलेट कर लिया लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इस पॉइंट की हेल्प से आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है ना सोल्व करने आ जाएंगे कि भाई इस पॉइंट से डिस्टेंस बताओ, या फिर किसी तीसरे है ना किसी अनदर प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ इस पॉइंट से। तो ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो। तो जब भी हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं, वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से अदर क्वेश्चंस में यूज होगा वो आपको क्वेश्चन सोल्व करके ही पता चलेगा। और जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो डायरेक्टली है ना हमसे वो कॉन्सेप्ट डायरेक्टली नहीं यूज होता है, उसके ऊपर भी अदर लेयर्स में और भी उसमें काम कराए जाते हैं, तो वहां पर हम जाकर स्टक हो जाते हैं। तो इसीलिए जो मेन काम है वो तो आना चाहिए, बट उससे रिलेटेड जो अदर लेयर्स बनती है उस क्वेश्चन में वो भी आपको सोल्व करते आने चाहिए, है ना। वो कैसे आएगी, जब आपको यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला पता हो। अगर बोल दिया कि किसी और प्लेन से इस m पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, तो आपको वहां पर उस प्लेन का उस पॉइंट से डिस्टेंस पता होना चाहिए। बोल दिया कि उस इंटरसेक्शन पॉइंट का किसी प्लेन के अबाउट इमेज बताओ, तो आपको इमेज कैलकुलेट करते आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पर ये लाइन की इक्वेशन है, इसको मैं लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर देता हूं, तो हमारे पास m लैम्डा वो वेरिएबल लाइन है ना वेरिएबल पॉइंट ऑन दैट लाइन हमें मिल जाएगा। तो क्या आएगा m लैम्डा है ना, देखते हैं यहाँ पर x माइनस 3/1 इक्वल्स टू लैम्डा, तो इसको इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा हमारे पास लैम्डा प्लस 3, y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 4 और 2 लैम्डा प्लस 5 z कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा m वेरिएबल पॉइंट आ गया है, ठीक है। अब हम इस प्लेन में सेटिस्फाई करा देंगे x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 17। तो यहां से क्या बन जाएगा लैम्डा प्लस 3 प्लस y की जगह 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस z की जगह 2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू 17। तो यहां से देखो कितना बन जाएगा 5 लैम्डा और ये आ जाएगा 3 4 7 5 12, उधर जाके माइनस होगा तो 5, तो लैम्डा कितना आ गया है 1। वाह, बहुत ही इजी से लैम्डा आ गया है,
ठीक है। अब ये लैम्डा अगर 1 आ गया, हमने बताया था कि फाइंड लैम्डा देन फाइंड m, तो बस इस m की जगह है ना, m में लैम्डा की जगह हम 1 पुट कर देंगे। तो क्या बन रहा है देखो, लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 4, ये बन जाएगा कितना 6 और ये बन जाएगा 7। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस लाइन और प्लेन का वो कितना आ गया हमारा 4, 6, 7। वेरी इजी, ठीक है। अब बस इस पॉइंट से आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में वो आप कैलकुलेट कर सकते हो आगे, ठीक है। उसके लिए अदर कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स बाय कॉन्सेप्ट्स आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, हाउ टू यूज देम, हाउ टू विजुअलाइज देम, और फिर उसके बाद आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो जो भी बोला गया है। यहां से m, सपोज ये पॉइंट है, सपोज a, ठीक है, तो am का डिस्टेंस चाहिए आपको, ठीक है। तो am वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड कर लो या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला ही आप यूज कर लो। तो इसका डिस्टेंस मैं ऐसे लिख दे रहा हूं d ऑफ am, डिस्टेंस ऑफ am। तो यहां से क्या आ जाएगा देखो, सिंपली आपको इनका डिफरेंस लेके स्क्वायर करना है। 4 - 1 का स्क्वायर, तो 4 - 1 3 और उसका स्क्वायर 9, 6 - 1 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 25, 7 - 9 या 9 - 7 तो ये आ जाएगा 2 और उसका स्क्वायर आ जाएगा 4, ठीक है। तो कितना आ गया है देखो 25 और 9 34 38। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड प्लेन विल बी √38। जल्दी से मैच कर लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो मेन चीज क्या थी यहाँ पर, इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना, उसके बाद जो भी उस क्वेश्चन में अदर चीजें पूछी गई होगी उस पॉइंट को यूज करने के लिए कुछ भी दिया होगा तो आप इजीली यूज कर सकते हो फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। बच्चों अब हम जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा खेल विजुअलाइजेशन का है। तो यहाँ पर देखो एक प्लेन है और एक लाइन है, तो इस लाइन का इस प्लेन में प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है ना, या फिर इस लाइन का इमेज कैलकुलेट करना है। तो आप वो कैसे करेंगे उसको हम डिस्कस करने वाले। ये हमारे पास सपोज प्लेन है P = 0 और ये लाइन है हमारे पास L। तो यहां पर इस लाइन का प्रोजेक्शन क्या होगा इस प्लेन में, तो प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, या फिर जैसे हमने फोटो परपेंडिकुलर बताया था, ठीक है। तो प्रोजेक्शन के लिए क्या करते हैं, ऊपर से अगर टॉर्च लाइट आप डालोगे है ना इस प्लेन पे वर्टिकली, तो कैसे होगा, वो लाइन कैसे दिखेगी इस प्लेन में, वो कुछ ऐसे दिखेगी। जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है पहले तो उसी को मार्क कर लो, ठीक है। तो हर एक पॉइंट आपका इस प्लेन में ही कहीं दिखेगा, ठीक है। ये पॉइंट सपोज यहां पर दिखेगा, मैं बात कर रहा हूं पहले प्रोजेक्शन की, ठीक है। सपोज ये वाला पॉइंट यहां पर दिखेगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप ये जो नीचे पोर्शन जा रहा है इस प्लेन का, इस लाइन का पोर्शन जो प्लेन के नीचे जा रहा है, वो भी हर एक पॉइंट आपका है ना, नीचे से अगर आप टॉर्च जलाओगे तो वो कुछ यहां पर आ जाएगा, हर एक पॉइंट आपका प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। वही हो जाएगा हमारा प्रोजेक्शन या फिर प्रोजेक्टेड लाइन, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, उस प्लेन में ही वो लाइन बनेगी और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट से वो लाइन पास करेगी। ये क्या हो गई हमारी प्रोजेक्टेड लाइन, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे वो हमारा टास्क है अभी। प्रोजेक्टेड लाइन हमें मिल गई है, बस इसका है ना लाइन का इक्वेशन पुट करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी की। तो यहां पर एक पॉइंट तो हमें पता है जहां पर लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उस लाइन उस पॉइंट से ये लाइन भी पास कर रही होगी। सपोज ये जो पॉइंट है ये है हमारा A, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है अच्छे से, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं आपको आता है, ऑलराइट। अब यहां पर ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन की हेल्प से हम एक पॉइंट ऐसा यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे जो है ना जिससे ये लाइन पास कर ही रही होगी। उस पॉइंट का हम इस प्लेन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये जो लाइन है ये हमें पता होता है कि भाई एक पॉइंट से तो पास करती है जब हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख के रखते हैं, ठीक है, x2 y2 z2। सपोज ये वाला वो पॉइंट है, ठीक है, x2 y2 और z2 लेट अस से।
तो ये जो पॉइंट है इसका इस प्लेन पे आप फोटो परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि प्रोजेक्शन में हमें क्या मिल रहा है, सारे के सारे जो पॉइंट है ये परपेंडिकुलरली पड़ रहे हैं ना इस प्लेन पे। तो अगर ये पॉइंट हमें यूनिकली पता है दैट मीन्स इसका फोटो परपेंडिकुलर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। ठीक है, वो प्रोसेस हमने बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, कि फोटो परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे किसी भी पॉइंट का इन अ प्लेन, वो हम अभी भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, डोंट वरी। तो अगर हमें ए पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट और ये बी पॉइंट फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट, है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑन लाइन टू दिस प्लेन, अगर ये हमें पता चल गया, दो पॉइंट हमें पता चल गए, तो क्या हम इस लाइन की प्रोजेक्टेड लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं? बहुत इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन हम बहुत इजीली लिख सकते हैं, उसको भी हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे अगेन। हालांकि हम ऑलरेडी इस इक्वेशन को लिखना सीख चुके हैं कि कोई दो पॉइंट से तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखें। अब बात कर लेते हैं कि भाई इमेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लाइन की इमेज प्लेन में वो भी एक लाइन ही बनेगी। ठीक है, तो वहां पर लाइन की इमेज कैसे बनेगी, बस आपको जो फोटो परपेंडिकुलर कैलकुलेट किया है हर एक पॉइंट का भी फोटो परपेंडिकुलर नहीं इमेज कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, सपोज यहां पर इस पॉइंट का बना, यहां का इमेज यहां पर बना, और ये जो पॉइंट है जो हमें यूनिकली पता है इसका इमेज सपोज यहां पर बन गया। ठीक है, तो ये जो बी पॉइंट है ये इस बार ये ना होकर बी डैश पॉइंट हमें कैलकुलेट करना होगा। सिमिलरली ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, लाइन पे, इनका इमेज कहीं ऊपर बनेगा। ये पॉइंट का फोटो परपेंडिकुलर तो यहां पर है तो इमेज यहां पर बनेगा। इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दे, है ना, तो वहां से मिलने वाली हमें, है ना, कुछ इस तरीके से एक लाइन, तो ये जो लाइन बनी ये क्या बनी, इमेज। ठीक है, तो ये लाइन थी प्रोजेक्टेड लाइन और ये है इमेज लाइन। ठीक है, जिसकी भी हमें इमेज लाइन कैलकुलेट करनी है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमें ए पॉइंट तो पता ही है। ठीक है, क्योंकि इमेज भी उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास करेगी, और ये हमारा पर्टिकुलर केस है, केस 1। ठीक है, इस केस में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जब वो इंक्लाइंड हो किसी एंगल पे तब हम प्रोजेक्टेड लाइन और इमेज लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर ए पॉइंट तो हमें पता ही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैलकुलेट कर लेंगे, सीख चुके हैं। बी पॉइंट, है ना, जो हमने कैलकुलेट किया था परपेंडिकुलर, फोटो परपेंडिकुलर, इस पॉइंट का जो हमें यूनिकली पता होता है लाइन की इक्वेशन से, वो कैलकुलेट करने के बजाय इमेज के लिए हम बी डैश कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फोटो परपेंडिकुलर और इमेज दोनों कैलकुलेट करना हमने सीखा हुआ है। दैट मीन्स अगर हमें ए बी डैश अगर पता चल गया तो हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इमेज लाइन क्या होगी, यूज ए एंड बी डैश। ठीक है, ये दो पॉइंट यूज कर लो तो आपको इमेज लाइन पता चल जाएगी। और प्रोजेक्टेड लाइन के लिए क्या करना होगा, यूज ए एंड बी। ठीक है, इन दो कोऑर्डिनेट्स को यूज करोगे तो आपको लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी जो कि प्रोजेक्टेड लाइन होगी। बस इतना ही है, थ्योरेटिकल डिस्कशन है ये, है ना, तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंस है आपको समझना। क्वेश्चन के थ्रू भी जानेंगे कैसे हम एक्चुअली में सोल्व करते हैं। ठीक है, हालांकि ये सब जो छोटे छोटे टास्क है, इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना, इमेज कैलकुलेट करना, है ना, सॉरी फोटो परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना, फिर उसकी हेल्प से लाइन की इक्वेशन लिखना, तो अलग अलग जगह पर हमने ये सब टॉपिक्स अच्छे से डिटेल में सीखे हैं, और फिर उनको फाइनली हम एक प्रोजेक्टेड लाइन या फिर इमेज लाइन की इक्वेशन लिखना, है ना, उनको यूज करके लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम केस 2 की बात करें, जहां पर हमारे पास जो प्लेन है और लाइन है वो दोनों के दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल हो गई, ये वाला केस थोड़ा और भी ज्यादा आसान है। ठीक है, तो यहां पर हर एक पॉइंट जो इस लाइन पे होगा उसका हमें फोटो परपेंडिकुलर चाहिए होगा इस प्लेन में। ठीक है, सपोज यहां पर आएगा, ठीक है, सपोज ये हो गई हमारी प्रोजेक्टेड लाइन। तो प्रोजेक्टेड लाइन हमें अगर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए, या तो दो पॉइंट चाहिए, या फिर एक पॉइंट और एक डायरेक्शन वेक्टर। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन जा रही है जिसकी हमें इक्वेशन पता है ऑलरेडी, एल जो हमें गिवन है ना, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है
और ये प्लेन P इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन का हमारा डायरेक्शन वेक्टर है A2 B2 C2, इसकी हेल्प से जो हमें डायरेक्शन वेक्टर मिलता है, तो प्रोजेक्टेड लाइन क्योंकि ये पैरेलल है तो जब इसका फोटो परपेंडिकुलर डालेंगे वो भी इसके पैरेलल ही आएगा। तो ये जो प्रोजेक्टेड लाइन है और जो एक्चुअली में लाइन गिवन थी वो दोनों की दोनों पैरेलल ही आने वाली है आपकी, ठीक है। दैट मीन्स जो इसका डायरेक्शन वेक्टर है इस लाइन का भी सेम डायरेक्शन वेक्टर होगा, ठीक है। सपोज इसका डायरेक्शन वेक्टर है D और तो इसका भी डायरेक्शन वेक्टर कितना होगा D। तो डायरेक्शन वेक्टर तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लिए हैं A2 B2 C2 से। अब बस क्या करना है आपको, X2 Y2 और Z2 की हेल्प से एक फुटो परपेंडिकुलर, सपोज ये पॉइंट कहीं यहां पर लाई कर रहा है X2 Y2 Z2 क्योंकि इसी लाइन का पॉइंट है, तो यहां से फुटो परपेंडिकुलर हम प्लेन पे डालेंगे और वो जो पॉइंट होगा लेट अस से ये पॉइंट A है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम है ना कैलकुलेट करने के बाद अब इस पॉइंट से और इस डायरेक्शन वेक्टर की हेल्प से हम इस लाइन का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड लाइन के लिए क्या करना है, यहां पर यूज A एंड D वेक्टर, ठीक है। तो D वेक्टर मैं अलग से लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो क्या होता है ये। तो जो A2 B2 C2 है इसी के आगे आप IJ के लगा दो, है ना, डायरेक्शन रेशियोज के आगे, तो वही आपका डायरेक्शन वेक्टर यहां पर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर A पॉइंट और डायरेक्शन वेक्टर को आपको यूज कर लेना है, तो आप इस प्रोजेक्टेड लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। सिमिलरली अगर इस लाइन के आपको इमेज लाइन चाहिए, ठीक है, तो इमेज लाइन के लिए क्या करना होगा, बस हर एक पॉइंट के आपको इमेज कैलकुलेट कर लेनी होगी। तो फुटो परपेंडिकुलर पे ना रुक कर उतना ही आपको नीचे चले जाना है, ठीक है, यहां पर ना रुक कर उतना ही आपको नीचे चले जाना है, तो आपको एक इमेज लाइन बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और खास बात यह है कि जो इमेज लाइन है ये भी आपके पैरेलल होगी उसी लाइन के, ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहां से भी जो आपको वेक्टर यूज करना है वो D वेक्टर ही यूज करना है सेम। बस आपको इस X2 Y2 Z2 का, है ना, फुटो परपेंडिकुलर के बजाय A डैश मीन्स इमेज यूज करना होगा, ठीक है। तो इसमें ये आ गए हमारे पास इमेज लाइन, और इमेज लाइन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, यूज D वेक्टर एंड A डैश, ठीक है। तो बस इतना काम कर लोगे आप तो आपके पास इमेज लाइन की भी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू एक्चुअली में देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम प्रोजेक्टेड लाइन कैलकुलेट करते हैं इन आइदर केस, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा ज्यादा आसान है क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ एक ही पॉइंट, है ना, फुटो परपेंडिकुलर ही कैलकुलेट करना है और उसका भी फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, या फिर इमेज लाइन के लिए एक इमेज पॉइंट कैलकुलेट करना होगा उस पॉइंट का, ठीक है, जहां से भी वो लाइन पास कर रही है। और डायरेक्शन वेक्टर जो A2 B2 C2 है वो तो आपको लाइन से मिल ही जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये वाला केस आसान है, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर दो काम आपको करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट भी कैलकुलेट करना होगा उस लाइन और उस प्लेन का, और एक पॉइंट जो फोटो परपेंडिकुलर या फिर इमेज वो तो करना ही होगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कैसे हम इस कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस में, और उसके टॉप ऑफ दैट कॉन्सेप्ट क्या क्या क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं। तो देखते हैं, लेट द लाइन L बी द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, इस लाइन की प्रोजेक्शन है इन द प्लेन, इस प्लेन में, ठीक है। तो प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं ना कि हम इमेज की। तो प्रोजेक्शन के केस में हम क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन है ना इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है हमारा लाइन, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ D इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट से इस लाइन का, कौन सी लाइन है ये L, ये वो लाइन है जो प्रोजेक्टेड लाइन है, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड लाइन का इस पॉइंट से अगर डिस्टेंस D हो तो हमें D स्क्वायर बताना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टाइप है, यहां पर एक आंसर हमें फिक्स बताना होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्लेन है जिसकी हमें इक्वेशन पता है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लेन P इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां पर एक लाइन हमारी लाई कर रही है, ठीक है, जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ तो होगा, लेट अस से A है, ठीक है। और हमें निकालनी है प्रोजेक्टेड लाइन, तो प्रोजेक्टेड लाइन कुछ इस तरीके से ही आएगी, ठीक है। अब ये जो A पॉइंट है
और ए पॉइंट हम निकाल लेंगे क्योंकि हमने अभी सीखा है कि कैसे हम इस एक लाइन और एक प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो यहां लाइन से अब जो मेन टास्क है हमारा वो क्या होना चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना। सपोज ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 1, 3 और 4 को, ठीक है, जिस पॉइंट के थ्रू ये लाइन पास कर रही है। ये हो सकता है कि वो नीचे भी लाई कर रहा हो इस लाइन के, ठीक है। तो अगर यहां पर ये पॉइंट होगा 1, 3, 4 तो उसका भी जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो प्लेन का यहीं पर आएगा, ठीक है। तो यहां पर बन जाएगा वो पॉइंट। तो हमें फर्क नहीं पड़ता वो पॉइंट जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो लाइन पे कहां लाई कर रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता, बस हमें वो पॉइंट चाहिए ताकि हम ए पॉइंट और उस पॉइंट से लाइन का इक्वेशन लिख सके इजीली, ठीक है। तो आई एम एज्यूमिंग कि वो पॉइंट है ना, ये लाइन की इक्वेशन, ठीक है, इसको मैं L1 नाम दे देता हूं क्योंकि हमें L1 जो L लाइन है वो तो यही है, प्रोजेक्टेड लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन में L लाइन, तो इसको सपोज L1 बोल देता हूं। तो यहां पर जो फोटो परपेंडिकुलर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सपोज ये जो पॉइंट है ये है B, ठीक है। तो 2 टास्क हमारे हो गए। अब ये जो करने के बाद लाइन की इक्वेशन लिखेंगे L, और उसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट से 006 से इस L लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्वियसली, है ना। और वो आएगा सपोज D, तो उसका भी हमें D स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं A पॉइंट से, जो कि है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस लाइन एंड प्लेन, ठीक है। तो वो करना बहुत ही आसान है। यहां से जो x - 1/2 ये सब है इसको हम लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो A पॉइंट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हमारा आ जाएगा। तो क्या बनेगा ये देखो, x - 1/2 इक्वल्स टू लैम्डा, तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, y - 3/1 तो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 3। सिमिलरली z - 4/2 तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 4, ठीक है। तो A पॉइंट हमारा लैम्डा के फॉर्म में आ गया। अब ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि है ना इंटरसेक्शन पॉइंट है लाइन और प्लेन का। तो x - 2y - z इक्वल्स टू 3 में इक्वेट कर देते हैं। यहां से आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस जेड की जगह क्या पुट करेंगे 2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 3। तो यहां से देखो क्या बन जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा। तो ये प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा कैंसिल, तो माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 और माइनस 4, तो ये कितना हो गया -10 और यहां से -9 और उधर जाके बन जाएगा ये +9, तो ये आ जाएगा 12। तो लैम्डा इक्वल टू आ गया -6, ठीक है। तो लैम्डा -6 आ गया है, दैट मीन्स हमारा जो ए पॉइंट है वो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, विच विल बी -6 पुट करो तो ये आ जाएगा -12 प्लस 1 तो -11, ठीक है। -6 यहां पर पुट करोगे तो -3 और यहां पर आ जाएगा -12 प्लस 4 तो -8। क्लियर हो रही है बात। तो ये जो ए पॉइंट है वो आ गया है -11 -3 और -8। ये हमारा फर्स्ट टास्क हुआ, ठीक है। अब हमें जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है बी वो कैलकुलेट करना होगा ताकि हम 2 पॉइंट्स इस लाइन को लिखने के लिए कैलकुलेट कर सके। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने बताया था बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना। कैसे करते हैं, हम लिखते हैं x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी इक्वल्स टू, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ है ना कोफिशिएंट -1 आएगा। अगर हम इमेज की बात कर रहे होते तो यहां पर हमें 2 मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये इसको मैं क्या मान रहा हूं x1 y1 z1, ठीक है। तो इस प्लेन में इस पॉइंट को पुट कर देंगे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इमेज का फॉर्मूला है। प्लेन में अगर किसी पॉइंट की हमें इमेज फाइंड आउट करनी हो, हम सीख चुके हैं ये प्लेन में, आपको याद होगा, ठीक है। तो x माइनस x1, तो x1 क्या है यहाँ पर 1 है, डिवाइड बाय a, प्लेन की इक्वेशन ये रही हमारे पास। तो a क्या आएगा, x का कोफिशिएंट 1 इक्वल्स टू y माइनस 3
डिवाइड बाय -2 z माइनस 4 डिवाइड बाय -1 इक्वल्स टू माइनस, इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 3 4, तो 1 है ना, y की जगह 3 पुट करेंगे, -6 और -4 और 3 को भी इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो -3 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, प्लेन के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर है ना x y z के, तो ये आ जाएगा 1 + 4 + 1, ठीक है। अभी जो राइट हैंड साइड है ये एक है ना कांस्टेंट टर्म है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13 माइनस का और +1 तो -12 और -1 ऑलरेडी बाहर है, तो ये हो जाएगा +12 और नीचे है 6, तो ये आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ से x y z हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो x y z आएंगे ये आ जाएगा b पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ से b पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या बन जाएगा, x - 1 / 1 = 2, तो ये आ जाएगा x = 3, ठीक है। y तो ये आ जाएगा -4 है ना +3, तो ये आ जाएगा -1, यहाँ से आ जाएगा -2 + 4, तो ये आ जाएगा 2। तो b पॉइंट आ गया हमारा 3 -1 और 2, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स की हेल्प से हम लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे। हमारे पास है अब a पॉइंट है -11 -3 -8 और एक है b पॉइंट 3 -1 और 2, और इन दो पॉइंट्स की हेल्प से हम एक लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे l = है ना, 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि 3D के केस में हम 0 के इक्वल नहीं पुट करते। तो ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, सॉरी लाइन है एक L और यहां से हम इक्वेशन लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं, इन जनरल हमने देखा है, प्रीवियस सेशंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो आज हमने सीखा है वो तो इतना ही है, ठीक है। उसके बाद ये भी हमने प्रीवियस सेशन में सीख लिया है प्लेन के केस में, है ना, कि हम कैसे फुटो परपेंडिकुलर निकालते हैं। और यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन हम इजीली लिख लेंगे। कैसे लिखते हैं, x - x1 / x2 - x1, है ना, जब 2 केस की बात हो रही है, y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल्स टू z - z1 अपॉन z2 - z1, ठीक है। ये हमारी उस लाइन की इक्वेशन होगी। तो इसको मान लेते हैं x1 x2 है ना, y1 z1, इसको x2 y2 z2। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो x - x1 कितना है, -11, तो ये हो जाएगा +11 डिवाइड बाय x2 - x1, तो 3 -11, तो ये आ जाएगा 14 इक्वल्स टू y +3। सिमिलरली ऐसे ही करना है, -1 - -3, तो ये आ जाएगा +2 इक्वल्स टू z +8 डिवाइड बाय 2 -8, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये आ गई हमारी एक लाइन की इक्वेशन। अब ये क्या हो गई हमारी, ये प्रोजेक्टेड लाइन की इक्वेशन हमारी आ गई है, ठीक है। अब आगे क्या प्रोसेस करना है, हमें इस पॉइंट से 006 से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला तो कोई होता नहीं है, लाइन है ना, 3D के केस में लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना, बट हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमें कैलकुलेट करना होगा, और पॉइंट क्या है, बहुत ही आसान पॉइंट है 006, ठीक है। सपोज ये पॉइंट जो है वो R है, ठीक है, मैं एक नेम दे रहा हूं, क्या हमने M पॉइंट यूज किया, नहीं। तो यहां पर R पॉइंट से कहीं पर फुटो परपेंडिकुलर बन रहा होगा उस प्रोजेक्टेड लाइन पे, सपोज ये है M, तो हम M पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद है ना ये RM डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक अनदर लेक्चर स्टार्ट हो रहा है ना, यूज हो रहा है, जहां पर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कैलकुलेट करना सीखा था, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब इस M पॉइंट की। तो इस M पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस लाइन पे एक म्यू के है ना, म्यू के हेल्प से, एक पैरामीटर की हेल्प से एक वेरिएबल M पॉइंट पुट कर दूंगा, लिख लूंगा। तो इस लाइन की इक्वेशन से हम एक M पॉइंट कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। आपको पता ही है प्रोसेस तो, ठीक है। क्या करते हैं, ये जो लाइन L है यहां से एक D वेक्टर आएगा, और ये जो RM है यहां से हम RM वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे, और उनके बीच का एंगल 90 है, दैट मीन्स उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। वहां से म्यू की वैल्यू आएगी
अब यही तो पॉइंट हमें चाहिए, तो फिर m निकालेंगे और m से उस लाइन है ना, उस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से करते हैं। तो m पॉइंट क्या आ जाएगा, 14 म्यू माइनस 11, 2 म्यू माइनस 3, 10 म्यू माइनस 8। ठीक है, तो ये तो m पॉइंट आ गया है इन टर्म्स ऑफ म्यू। अब rm वेक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हेड माइनस टेल, आप एम आर वेक्टर भी लिख सकते थे, आर एम वेक्टर भी सेम ही बात है। तो यहाँ पर हेड माइनस टेल मीन्स दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे पास पॉजिटिव में रहेगा म्यू। 14 माइनस 11 है ना, माइनस में तो जीरो ही होगा, तो यह आ जाएगा आई कैप प्लस 2 म्यू माइनस 3 जे कैप प्लस 10 म्यू माइनस 8 है यहाँ पर, और माइनस 6 भी होगा। ठीक है, आर एम वेक्टर लिख रहे हैं तो माइनस 6 होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस 14 के कैप। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आर एम वेक्टर। छोटे छोटे टास्क है, ज्यादा कुछ लेंथी प्रोसेस नहीं है यहाँ पर। अब इन दोनों का, आर एम वेक्टर का और डी वेक्टर का, हमें है ना डॉट प्रोडक्ट जीरो कराना है। डी वेक्टर क्या है, जो भी है ना डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो डी वेक्टर है हमारा 14i प्लस 2j प्लस 10k। तो एक ही क्वेश्चन में आपको सारा का सारा जो भी 3D का कॉन्सेप्ट है वो यूज करा लिया यहाँ पर। ठीक है, तो हम वही सब कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा तो आर एम वेक्टर डॉट डी वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेट करें तो 14 और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो यह आ जाएगा 14 म्यू माइनस 11। ठीक है, और यहाँ से 2 म्यू माइनस 3 और 2 वहां पर भी ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, 2 म्यू माइनस 3 और यहां पर है 10 और 10 म्यू माइनस 14। ठीक है, इक्वल टू 0 आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, और डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 आना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 196 म्यू माइनस समथिंग आएगा ये। ठीक है, तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11 4 जा 44 154। यह आ जाएगा 4 म्यू माइनस 6 और यह आ जाएगा 100 म्यू। ठीक है, माइनस 140। तो 100 म्यू और यह है 196 म्यू और यहाँ पर है 4 म्यू। ठीक है, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 200 और 300 म्यू और 1 माइनस 154 और ये है 6 और ये है माइनस 140। तो ये जब बन जाएगा माइनस 300 इक्वल टू 0, तो म्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 1। ठीक है, तो ये म्यू 1 आ गया है, दैट मीन्स हमें m पता चल जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ से m कैलकुलेट कर लो, तो m कितना आएगा, देखो म्यू की जगह 1 पुट कर दो तो यहाँ से 1 आएगा, तो ये बन जाएगा 14 माइनस 11 तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर कितना बन जाएगा 2 म्यू मीन्स 2 माइनस 3 माइनस 1 और यहाँ से बन जाएगा 10 माइनस 8 2। ठीक है, तो ये m पॉइंट आ गया है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, अब सिंपली m और r के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सिंपली डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। तो डिस्टेंस बिटवीन rm, आप एक काम और कर सकते थे कि जो rm वेक्टर है उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं ना, म्यू इक्वल टू 1 पुट करके और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो, एक ही बात है, सेम बात आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंस का स्क्वायर करना है तो 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 0 तो ये भी 1 2 माइनस 6 तो 4 का स्क्वायर विच इज 16 तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा √26। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन दिस rm है, क्या यही क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ था, डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट है ना 006 एंड द लाइन प्रोजेक्टेड लाइन, वो कितना दिया हुआ था, हमें d दिया हुआ था, दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं d, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, d स्क्वायर, तो यहां से d स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 26। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 26। तो देखो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, लेकिन यहाँ पर डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, लेंथी है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपको समझ में आ रही है चीजें कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, तो आप इजीली स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे। ये हमने आज सीखा लाइन बिटवीन है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये हमने पहले सीख लिया था, इमेज कैलकुलेट करना फ्रॉम अ पॉइंट
टू अ प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो हमने बहुत पहले सीख ली थी ना थर्ड सेशन में कि 2 पॉइंट अगर है हमारे पास तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखे। उसके बाद वो लाइन आ गई हमारी, तो बोला गया था कि r किसी पॉइंट से 006 से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है विच इज d, है ना। तो वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, उसका प्रोसेस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। m पॉइंट कैलकुलेट करो, फिर वो rm वेक्टर कैलकुलेट करो, d वेक्टर हमें लाइन की इक्वेशन से पता ही रहता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और उनका डॉट प्रोडक्ट आप 0 कर दो तो आपको म्यू मिल जाएगा, और म्यू की हेल्प से आप m कैलकुलेट कर लोगे, और m कैलकुलेट कर लिया अगर आपने तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस कैलकुलेट कर ही लोगे। ठीक है, तो यहां पर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाते हैं। तो जेईई मेंस के अगर क्वेश्चन करने हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना होगा आपने, और कैसे एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आप यूज करोगे वो आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, और उसके बाद आप क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। बच्चों अब हम सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास 2 प्लेन्स हैं तो उन 2 प्लेन्स का जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा वो क्या होगा। तो अभी तक हमने सीखा है कि अगर हमारे पास 2 लाइन्स है तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, या फिर एक लाइन है और एक प्लेन है जो हमने आज ही सीखा उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा। अब हम फाइनली आ गए हैं कि अगर हमारे पास 2 प्लेन्स है P1 और P2 कुछ इस तरीके से, सपोज ये प्लेन P1 है और ये सपोज प्लेन P2 है, तो इन दोनों से जो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी वो क्या होगी, उसकी क्या इक्वेशन होगी और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जब हमने लाइन और प्लेन एंड लाइन का इंटरसेक्शन देखा तो वहां पे पॉइंट मिलता था, लेकिन यहां पर 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन मिलती है, और इस लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन को सपोज मैं बोल देता हूं L। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है हमेशा। एक तो हमारी उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है, जिसके पैरेलल हम उस लाइन को लिखेंगे, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि डी वेक्टर है। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इस पे कोई पॉइंट पता चल जाए, ठीक है, उस लाइन पे। तो अगर इस लाइन पे एक पॉइंट पता चल जाए तो हम वो डायरेक्शन वेक्टर की हेल्प से लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो डायरेक्शन वेक्टर है वो कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा आसान है, उसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास प्लेन P1 है ना, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। इनफैक्ट नॉर्मल की डेफिनेशन ये है कि वो उस, है ना, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सपोज जो ये प्लेन P1 है इसके नॉर्मल को मैं बोल देता हूं N1 वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली जो ग्रीन वाला प्लेन है उसका भी एक नॉर्मल होगा। ठीक है, तो प्लेन 2 का जो नॉर्मल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और इसको मैं बोल देता हूं नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर आपको पता ही है कि प्लेन P1 के लिए N1 वेक्टर आ जाएगा A1 B1 C1 से, और N2 वेक्टर आ जाएगा A2 B2 C2 से। तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, हमारे पास N1 और N2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट इन दोनों की हेल्प से हम डी वेक्टर कैसे निकालेंगे उसको हम सोचने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखो, जो ये प्लेन है इसके नॉर्मल में तो हमारा नॉर्मल वेक्टर है, और प्लेन के अलोंग, है ना, प्लेन के अलोंग ये डायरेक्शन वेक्टर है, क्योंकि जो लाइन है ये इस प्लेन पे ही तो लाई कर रही है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो नॉर्मल वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। सिमिलरली अगर हम ग्रीन प्लेन की बात करें तो ये वाली एल लाइन हमारे ग्रीन प्लेन पर भी लाई कर रही है, और जो नॉर्मल वेक्टर है ग्रीन प्लेन का P2 प्लेन का वो N2 है। दैट मीन्स ये नॉर्मल वेक्टर और ये लाइन का वेक्टर आपस में क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो नॉर्मल 1 के भी परपेंडिकुलर हो और नॉर्मल 2 के भी परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो 2 वेक्टर्स के परपेंडिकुलर अगर एक वेक्टर चाहिए हमें तो वो कैसे मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है। ठीक है, वेक्टर चैप्टर में हमने सीखा है अच्छे से। तो यहां पर हमारे पास जो डी वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, N1 क्रॉस N2 वेक्टर। इन दोनों का हमें क्रॉस लेना होगा तो हमें एक लाइन का डायरेक्शन वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि ये लाइन इन दोनों नॉर्मल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर, और ये तीसरी डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखने की कोशिश करते हैं कि N1 क्रॉस N2 कैसे लिखेंगे। बहुत ही आसान है, हमें एक डिटर्मिनेंट सोल्व करना होगा। क्या आएगा यहाँ पर, I कैप, J कैप और K कैप,
और n1 वेक्टर और n2 वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख देंगे इजीली। तो नॉर्मल 1 वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे, प्लेन 1 से आया है ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा a1 b1 और c1। नॉर्मल 2 के कंपोनेंट्स हो जाएंगे a2 b2 और c2, ठीक है। तो d वेक्टर तो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया है। अब हमें क्या चाहिए इस लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए, एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो वो पॉइंट, उस पॉइंट की खास बात यह है कि वो प्लेन 1 पर भी लाई कर रहा है और प्लेन 2 पर भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो कोई एक ऐसा पॉइंट हम इंट्यूटिवली देखेंगे जो दोनों प्लेन्स पर लाई कर रहा है, या हम इन अदर वर्ड्स कहे जो दोनों प्लेन्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस है P1 और P2। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो इक्वेशंस है उसमें 3 वेरिएबल्स है x y z, दूसरी इक्वेशन में भी है x y z। लेकिन अगर 2 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स हो तो उस केस में तो हम उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसको है ना डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, तो उसमें कुछ एजम्पशन देना होगा हमें। सपोज इस लाइन पे अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, है ना, एक तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, और सिर्फ इतनी ही लेंथ ये लाइन नहीं होगी, ये तो लाइन इनफाइनाइट तक होगी ना, क्योंकि प्लेन्स भी तो इनफाइनाइटली अवेलेबल होते हैं। तो जो इनफाइनाइटली प्लेन्स है उनका इंटरसेक्शन भी हमारा इनफाइनाइट लाइन होगी, तो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो कहीं पर तो ऐसा होगा कि जहां पर z 0 हो सकता है या फिर x 0 हो सकता है किसी कोऑर्डिनेट में। जैसे कि अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, कोई लाई कर रहा हो 0 4 5, तो यहां पर हम बोलेंगे कि x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का 0 है ना। इसी तरीके से कोई z कोऑर्डिनेट 0 हो सकता है। तो हम उस डेफिनेट पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी x y z में से किसी एक को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो उससे कुछ बेनिफिट होता है, देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है। तो फॉर डायरेक्शन के लिए तो ये है, और फॉर पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, z इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो z इक्वल टू पुट जैसे ही हम करेंगे यहां से आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। तो जो ये 2 इक्वेशंस आई है, अब इसमें क्या खास बात है कि x और y 2 ही वेरिएबल हैं, तो इनको तो हम डेफिनेटली सोल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। इनको हम लिख सकते हैं सोल्व x एंड y, और इसको हम डेफिनेटली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे भी आ सकते हैं जहां पर z इक्वल टू 0 पुट करने के बाद वो 2 इक्वेशंस सोल्व ना की जा सके x और y में। कैसे, अगर मैं एग्जांपल लिख दूं 2x प्लस 4y, है ना, 3y ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको। तो 2x प्लस 3y 5z इक्वल टू 0, ये एक प्लेन की इक्वेशन है। और अगर मैं लिख दूं 4x प्लस 6y प्लस 10z, 10 नहीं, वो तो फिर पैरेलल प्लेन्स हो जाएंगे, ठीक है। 9z इक्वल टू लेट अस से 5, है ना, पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट ही हो जाते। तो यहां पर अगर हम z इक्वल टू 0 पुट कर दे, है ना, तो उससे क्या बनेगा, देखो 2x प्लस 3y और यहां पर आ जाएगा 4x प्लस 6y। तो ये तो हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। फिर दैट मीन्स इन दोनों को z पुट करने के बाद हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर कुछ ऐसा दिखे तो उस केस में हम करते हैं कि x इक्वल टू 0 को पुट कर दो, ठीक है। कोई तो ऐसा पॉइंट होगा इस पूरी लाइन पे जहां पर x इक्वल टू 0 होगा किसी कोऑर्डिनेट के लिए, है ना। और क्या कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू 0। तो जैसे ही हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या क्या इक्वेशन बनेगी, b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 और b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, है ना। अब इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व y एंड z। तो कोऑर्डिनेट हमें कैसे मिलेगा, यहां से एक डेफिनेट वैल्यू आएगी y और z की, और x हमारा 0 रहेगा, तो कुछ ऐसे आएगा 0 अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। और यहां से हमारे पास z 0 है तो x y की कुछ वैल्यू आएगी, सपोज अल्फा बीटा, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, अल्फा बीटा और z 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वो पॉइंट मिलेगा। और अगर एक पॉइंट आ गया
डायरेक्शन ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली, तो हम उस लाइन की इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं एक कैसे हम सोल्व करेंगे कोई भी क्वेश्चन अगर बोला गया है। ठीक है, तो देखने की कोशिश करते हैं। बोला गया है लेट एल बी अ लाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। एक तो ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, हमारे पास टू प्लेन्स है। ठीक है, तो इस प्लेन को मैं बोल देता हूं सपोज P1 और इस प्लेन को मैं बोल देता हूं सपोज P2। यहां पर आगे बोला गया है इफ पॉइंट P अल्फा बीटा गामा इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3 to 1 ऑन लाइन L देन द वैल्यू ऑफ 21 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो जो ये सेकेंड स्टेटमेंट है ये हम तभी यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट को सोल्व कर ले। तो बोला ये गया है कि ये दो प्लेन्स है P1 और P2, उनका इंटरसेक्शन एक लाइन होगा L। उस इंटरसेक्शन लाइन पे ये जो पॉइंट है P ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो हम क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं, सीख चुके हैं, और इस पॉइंट से वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम इस पॉइंट से उस लाइन L पे कैलकुलेट कर लेंगे और फिर जो भी पॉइंट आएगा वहां पर उससे कंपेयर कर लेंगे अल्फा बीटा और गामा के साथ, उन तीनों को ऐड कर देंगे, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेन टास्क क्या है यहाँ पर? सबसे पहले टास्क है कि उस लाइन L की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर ले जो प्लेन 1 और प्लेन 2 के इंटरसेक्शन से बन रही है। उसके बाद हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करेंगे। तो प्लेन 1 मैं थोड़ा रफली ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन हो जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पर। सपोज ये हमारे पास प्लेन 1 इक्वल्स टू 0 है और ये हमारे पास प्लेन 2 इक्वल्स टू 0 है। इसका नॉर्मल होगा कुछ, है ना, n1 वेक्टर, इसका भी कुछ नॉर्मल होगा n2 वेक्टर। हमें चाहिए ये, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन ये वाली है हमारी, और इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? उसमें डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, और मैंने बताया था कि डायरेक्शन वेक्टर कैसे मिलता है? n1 क्रॉस n2 करके, क्योंकि वो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो n1 क्रॉस n2 मैं डायरेक्टली कर लूं क्या? चलो मैं लिख देता हूं आपकी हेल्प के लिए, है ना। तो नॉर्मल 1 वेक्टर क्या होगा? इसको हमने P1 बोला है, तो यहां से आ जाएगा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो जो भी x y z के कंपोनेंट्स है वहीं से हमें नॉर्मल वेक्टर मिलता है प्लेन के लिए। और जो n2 वेक्टर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास? x का कोफिशिएंट तो 0 है, तो यहां पर आ जाएगा j प्लस 2 k कैप। क्लियर हो रही है बात? तो इन दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास आएगा i, j और k कैप, और ये आ जाएगा 1 2 और 1, और लास्ट में आ जाएगा 0 1 और 2। ठीक है, तो d वेक्टर कितना बनेगा? देखो i कैप के साथ आ जाएगा 4 - 1 3, तो ये बन जाएगा 3i। j कैप के साथ आएगा कितना? 2, तो -2j, और k कैप के साथ आ जाएगा 1, तो प्लस k। ठीक है, ये आ गया हमारा उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। तो डायरेक्शन तो हमें पता चल गई है। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? हमें वो पॉइंट चाहिए जो इन दोनों प्लेन पे लाई कर रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कंडीशन मैंने बताई किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। कोई भी, या तो z इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, x इक्वल्स टू 0, और अगर इन दोनों से भी नहीं मिल रहा है पॉइंट, है ना, इन एक्सट्रीम केस, तो हम y इक्वल्स टू 0 भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद हम x और z कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी, तो एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यहां पर हम z इक्वल्स टू 0 पुट करके देखते हैं कुछ बन रहा है क्या। अगर हम z इक्वल्स टू 0 पुट कर दे, है ना, और हम देखें कि प्लेन 1 और प्लेन 2 पे ऐसा कौन सा पॉइंट है ना, जो यहां पर दोनों को सेटिस्फाई भी कर रहा हो और z इक्वल्स टू 0 के लिए हो। तो प्लेन 2 में अगर आप देखो तो y प्लस 2z इक्वल्स टू 4 है। अगर हमने z इक्वल्स टू 0 पुट कर दे तो y इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान था। तो z इक्वल्स टू 0 पुट किया तो y इक्वल्स टू 4 मिल गया। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ चुके हैं ऑलरेडी, यहां से तो हमें और कुछ मिलने नहीं वाला, x की कोई भी कंडीशन नहीं मिल रही है। यहां से प्लेन 1 से अगर हम देखें कि भाई z इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू 4 है, तब x की वैल्यू क्या आएगी? तो देखो x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 6 है। तो यहां पर देखो z इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 4, तो यह आ जाएगा 8,
इक्वल टू, ये तो 0 तो 6, तो x इक्वल टू आ गया है -2। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं दोनों प्लेन से आए हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं, अगर यहाँ पर x होता तो उस केस में हमारे पास x और y में एक इक्वेशन बनती, और यहाँ पर भी x और y में इक्वेशन बनती, उनको हम सोल्व करते, लेकिन यहाँ पर x था ही नहीं, तो डायरेक्टली हमें y इक्वल टू 4 मिल गया है, तो अच्छी बात है ना, क्या ही गलत बात है इसमें। तो इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है, सपोज ये वाला कोऑर्डिनेट है a, ठीक है। तो a कोऑर्डिनेट अगर हमें मिल गया है, यहां से क्या लिख सकते हैं हम, x की जगह -2, y की जगह 4 और z की जगह 0। तो ये वही a कोऑर्डिनेट है जिसके थ्रू वो लाइन पास कर रही है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन वेक्टर भी हमें मिल गई है, तो क्या हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी ये देखने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। लाइन की इक्वेशन हमारी बन जाएगी x माइनस, है ना, x कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगा -2 तो x + 2 डिवाइड बाय डायरेक्शन वेक्टर का i कॉम्पोनेंट, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3 इक्वल टू y -4 डिवाइड बाय -2 इक्वल टू z -0 है, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, सिंपली z ही रहेगा, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 1। तो ये आ गई हमारी लाइन की इक्वेशन। तो अगर आपसे सिंपली कोई लाइन की इक्वेशन पूछ ले तो क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है। लेकिन जो टास्क है ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, तो वहां पर आपसे एक ही लेयर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, है ना। ये तो एक लेयर होगी कि भाई लाइन की इक्वेशन मैंने पूछ ली जो हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इस लाइन को यूज करते हुए हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन को यूज करना है, ठीक है, ताकि हम वो अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट कर सके। तो बोला गया 3 2 1 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया है। तो सपोज ये लाइन हमारी L है और इस पॉइंट से 3 2 1 से इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है। और उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है हमें, वो गिवन है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो यहां से किसी भी पॉइंट से अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया तो उस परपेंडिकुलर पॉइंट की हम, है ना, कोऑर्डिनेट्स पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। तो हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसी की हेल्प से हमें उन तीनों को ऐड करके 21 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। क्लियर हो रही है बात। अब देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो लाइन की इक्वेशन में लिख लेता हूं आगे ताकि इजी रहे, है ना, सोल्व करना। तो लाइन की इक्वेशन है x + 2/3 y -4 और डिवाइड बाय -2 और z डिवाइड बाय कितना है 1 है कि नहीं। तो ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई लाइन की इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सिंपली फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, जो हम बहुत बार क्वेश्चंस में कर चुके हैं ऑलरेडी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने का एक आसान सा तरीका है कि भाई जो ये लाइन L है इस पे कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा, है ना। तो जो पॉइंट्स होंगे वेरिएबल पॉइंट, वो हम लैम्डा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, एक पैरामीटर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। वो वेरिएबल पॉइंट जिसको मैं सपोज, है ना, P लैम्डा की तरह कैलकुलेट कर लूं, तो ये जो P लैम्डा है ये कहीं पर वेरी कर रहा होगा। अब वो इस पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करे, उसके लिए कंडीशन क्या लगाएंगे कि यहां पर जो ये वेक्टर बनेगा, सपोज ये है हमारे पास B, तो जो ये BP वेक्टर बनेगा, ठीक है, और जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होगा D वेक्टर, वो दोनों क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो वहां पर हम वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करा के 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर इसको मैं लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर दूं तो P लैम्डा हमारा क्या आ जाएगा, बहुत बार हम ये काम कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा -2 लैम्डा +4 और ये आ जाएगा लैम्डा, ठीक है। तो BP वेक्टर क्या बनेगा, देखो P लैम्डा आ गया है, एड माइनस टेल कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा आपके पास BP वेक्टर 3 लैम्डा -2 है और -3 और होगा, तो ये आ जाएगा -5 i कैप के साथ। सिमिलरली यहां पर है हमारे पास -2 लैम्डा प्लस, है ना, 4 -2 होगा तो 2 बच जाएगा j कैप के साथ, और k कैप के साथ क्या है, लैम्डा -1। तो ये आ गया हमारे पास BP वेक्टर।
ये वाला वेक्टर, और लाइन की डायरेक्शन का जो वेक्टर है डी वेक्टर वो इसके परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं दैट बीपी डॉट डी वेक्टर इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो यहां से हम डी वेक्टर के साथ इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब डी वेक्टर हमें कहां से मिला था? जब हमने इन दोनों के क्रॉस से किया था तो 3 - 2 1, यही तो कंपोनेंट्स है डी वेक्टर के, ठीक है। और वो हमारे यहां पर भी लिखे हुए लाइन के डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियोज। तो बस इनकी हेल्प से हम एक बीपी डॉट डी कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो क्या बनेगा, 3 लैम्डा, अच्छा डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इजीली रहे, है ना, आइडेंटिफाई करने में क्या चल रहा है। तो 3 लैम्डा -5, तो इसका डॉट किसके साथ हो रहा है? इस डी वेक्टर के, तो यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई के साथ। यहां पर है -2 लैम्डा प्लस 2 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा -2, ठीक है। और यहां पर है लैम्डा -1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से भी आप सोच सकते थे डी वेक्टर उठा के लिखो, डॉट प्रोडक्ट आपको आता ही आसानी से। तो यहां से आ जाएगा देखो 9 लैम्डा लिख ही लेते हैं, और यहां पर -2 लैम्डा -2, तो यह आ जाएगा 4 लैम्डा, और यहां पर है लैम्डा, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स में क्या आ रहा है? -15 -4 -1 इक्वल्स टू 0। क्लियर हो रही है बात? तो देखो क्या क्या बनने वाला है। ये तो बन गया है हमारे पास 14 लैम्डा, और उधर जाके ये कितना बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा 20 लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ जाएगा यहां से? 10/7, 10/7 नॉट 10 लैम्डा, ठीक है। तो एक बार अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है तो उसकी हेल्प से क्या हम वो पॉइंट निकाल सकते हैं कि नहीं? पी पॉइंट बिल्कुल निकाल सकते हैं। पी पॉइंट हमारे पास है, तो P हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम फाइंड आउट करेंगे लैम्डा इक्वल्स टू 10/7 पुट करके। तो यहां से कितना आ जाएगा? 10/7, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30/7, ठीक है, डिवाइड -2, और यहां पर है -2 लैम्डा प्लस 4, तो ये है 10/7, तो यह आ जाएगा -20/7 प्लस 4, और लास्ट में क्या है? लैम्डा ही है खुद, तो 10/7 एज इट इज हम लिख सकते हैं। तो P पॉइंट हमारा क्या बन गया है? ये देखो, इनको थोड़ा सा सोल्व करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16/7, तो 16/7, और यहां से कितना आ जाएगा? +8/7, और ये तो 10/7 है ही। तो ये जो P पॉइंट आ गया है हमारा, यही तो हमें P अल्फा बीटा गामा दिया था, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास यहां पर अल्फा भी आ चुका है और बीटा भी आ चुका है और गामा भी आ चुका है, ठीक है। तो एक बार अगर अल्फा बीटा गामा आ गए हैं तो बस उनको क्या करना है? ऐड करके 21 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करेंगे? यहीं पर कर लेते हैं, 21 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ जाएगा आपके पास 21, तीनों को ऐड कर देना है। तो ये देखो नीचे तो सबके 7 है और ऊपर क्या है? 16 + 8 + 10, तो यहां से आ जाएगा ये 3 टाइम्स जाएगा, और ये बन जाएगा कितना? 3 × ये बन जाएगा 34, तो 34 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 102, ठीक है। तो 102 देख लो कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन है, तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लेयर्स में क्वेश्चन था। एक तो पहले आपने लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करी, उसके बाद उस लाइन को यूज करके आपको फुटो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगा के वो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट डेफिनेट वैल्यू उसका फाइंड आउट करना था। वही हमारे अल्फा और बीटा और गामा की वैल्यू देने वाला था, उन्हीं को ऐड करके हमने क्या किया? अपना फाइनल आंसर रिपोर्ट कर दिया 102, ठीक है। बच्चों अब हम एक लास्ट टॉपिक सीख लेते हैं इस चैप्टर का। हालांकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जा रहे हैं आजकल, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल सिमिलर टू सर्कल के टॉपिक हैं जो आप 2D ज्योमेट्री में सीखते हो, तो वैसे ही कुछ अंडरस्टैंडिंग है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा आपको सीखने को ही मिलेगा कुछ नया। तो यहां पर हमारे पास ही एक स्फीयर है, और इस स्फीयर की इक्वेशन लिखना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है, जैसे हम सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं बहुत ही इजीली। यहां पर स्फीयर है तो उसका एक सेंटर होगा,
ठीक है, और आपको स्फीयर ही पता ही है कैसे होता है, अगर आप क्रिकेट बॉल ले लो तो वही आपका स्फेरिकल फॉर्म शो करता है। ठीक है, तो सेंटर सपोज अल्फा बीटा गामा है, जैसे हमारे पास जब हम सेंटर लेते हैं सर्कल में, सपोज -G -F आपने सीखा होगा, तो वैसे ही मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स ले लिए, H, K भी लेते हैं सर्कल के केस में। अब इस सेंटर की हेल्प से हमें पता है कि जो इस स्फीयर की रेडियस है वो हमारी r है, तो सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए या सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो चीजें चाहिए, एक तो उसका सेंटर और एक उसका रेडियस। सिमिलरली स्फीयर ड्रॉ करने के लिए या फिर इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास दो चीजें चाहिए, एक तो उसका सेंटर जिसको मैं C से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और एक उसका रेडियस। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है ये हमारा उस स्फीयर की पेरिफेरी पे है, ठीक है, सरफेस पे है। तो इस पॉइंट को हम वेरिएबल पॉइंट मान के एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी ग्राफ की या किसी भी कर्व की या फिर किसी भी है ना सरफेस की इक्वेशन लिखते हैं तो वहां पर हम एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, जैसे प्लेन की इक्वेशन में या फिर लाइन की इक्वेशन में हमने देखते हैं जैसे 2x + 3y, तो जो x और y है वो वेरिएबल है उस कर्व पे या सरफेस पे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर सरफेस पे जो वेरिएबल पॉइंट है वो क्या है, हम एज्यूम कर लेंगे XYZ, उसी के फॉर्म में हम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आसान है, जैसा हम सर्कल के केस में लिखते हैं कि भाई C से, और ये सपोज P पॉइंट है ना सरफेस पे, तो C से P तक का डिस्टेंस क्या हमारे पास, जो रेडियस है उसी के इक्वल है CP। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट CP = R। ठीक है, और CP = R अगर हमने लिख लिया तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच है ना पॉइंट्स का डिस्टेंस तो हम इजीली लिख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों का डिफरेंस करके स्क्वायर करके लिख दो, है ना, तो x - अल्फा का स्क्वायर प्लस y - बीटा का स्क्वायर प्लस z - गामा का स्क्वायर। ठीक है, ये y नहीं है गामा है, और रूट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में, है ना, जब CP का हमने डिस्टेंस लिखा तो रूट करने के बजाय मैं इधर पे स्क्वायर कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसको R²। क्लियर हो रही है बात। तो वह ऐसा ही कुछ इक्वेशन हम सर्कल के फॉर्म में लिखते हैं जहां पर z वाला कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर है। इसको अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो हम कुछ विजुअलाइज करेंगे, यही हमारी उस स्फीयर की इक्वेशन हो गई। सपोज इस स्फीयर की इक्वेशन क्या है, S = 0। जैसे हम सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, C = 0। इनफैक्ट उसको भी S से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, S1 S2 वो सब। तो S स्फीयर की इक्वेशन हमारे पास आ गई है, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो x² + y² + z², ये हो जाएगा -2 अल्फा x - 2 अल्फा y - 2, है ना, गामा z। सॉरी यहाँ पर बीटा आ जाएगा, क्योंकि y के साथ क्या यूज हो रहा है, बीटा यूज हो रहा है। बेसिकली मैं इन ब्रैकेट्स को ही एक्सपैंड कर रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएंगे, α², β², गामा², तो उसको मैं अलग से लिख लेता हूं, है ना, तो ये आ जाएगा α² + β² + गामा² = R², और रेडियस स्क्वायर। इनफैक्ट उस रेडियस स्क्वायर को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 0। तो कुछ इस तरीके से ही आप सर्कल की इक्वेशन भी देखते हो, कैसे यहां पर आएगा, है ना, ये आ गया हमारे पास x², y² z²। सर्कल के केस में z² नहीं होता है। यहां पर आ गए x, y, z के कुछ कोफिशिएंट्स, जैसे वहां पर x और y के कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, और फिर बाद में कुछ कांस्टेंट टर्म, क्योंकि जो अल्फा बीटा गामा है सेंटर वो तो कुछ पॉइंट्स है ना, 2 3 5 4 3 2, कुछ इस तरीके से। जो रेडियस है वो भी एक न्यूमेरिकल नंबर है, 5 2 3 4 कुछ तो होगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, जिसको हम इन जनरल क्या लिखते हैं, C कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है। तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखो, मैं इस सेंटर को, है ना, C से ना लिखकर O से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ताकि हमारे पास कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इस कांस्टेंट को मैं C लिखने वाला हूं जैसा हम सर्कल की इक्वेशन में लिखते हैं। ठीक है, तो कोई तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, है ना, जिसके अकॉर्डिंग यहां पर कुछ कांस्टेंट अपीयर हो रहा होगा। और अगर इस टर्म को हम ध्यान से देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, x के कोफिशिएंट में -2 अल्फा,
तो जैसे हम सर्कल की इक्वेशन में एक्स के कोफिशिएंट को देखकर उस है ना सेंटर के कोऑर्डिनेट का पता लगा लेते हैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, वैसे यहां पर भी देख सकते हैं कि अगर एक्स का कोफिशिएंट -2 अल्फा है तो जब भी हमें सेंटर कैलकुलेट करना हो तो क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को आप 1/2 कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो और उसमें एक माइनस लगा दो, तो वही हमारा है ना एक्स का कोऑर्डिनेट मिल जाता है सेंटर का। सिमिलरली वाई का कोफिशिएंट क्या है, -2 बीटा, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस बीटा, एक और माइनस लगाएंगे तो बीटा, वही हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली गामा में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने सर्कल सीखा है उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सेंटर हम किसी भी इक्वेशन से कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन, सॉरी स्फीयर की इक्वेशन इन जनरल होगी। यहां से रेडियस कैलकुलेट करना भी आसान है, सेंटर तो हम इन दोनों की हेल्प से है ना, तीनों की हेल्प से निकाल लेंगे। कैसे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को हाफ करो, माइनस लगाओ, वही हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। यहां से हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो रेडियस कैसे आएगी देखो, मैं अभी बताता हूं। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है, क्वेश्चन में आपके पास सी कांस्टेंट वैल्यू लिखा होगा, एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे भी। तो ये कांस्टेंट वैल्यू सी लिखा होगा, मींस इस टर्म के इक्वल में सी लिखा होगा, हमें निकालना है आर रेडियस। तो आर क्या आ जाएगा, यहां से अगर आप सोल्व करोगे आर आ जाएगा आपके पास रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस वो कांस्टेंट जो क्वेश्चन में अपीयर हो रहा होगा 4, 5 कुछ इस तरीके से, तो उसको मैं सी बोल रहा हूं। तो ये हमारे पास एक रेडियस आ जाएगी, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात है कि जो यहां पर लिखा हुआ है रेडियस के लिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, वो हमारे सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है ना वही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसकी हेल्प से हमें एक क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। काफी आसान सा है। स्फीयर की कंडीशन तो हम इक्वेशन तो सीख चुके हैं। यहां पर हम देखते हैं कि एक हमारे पास स्फीयर है और उसको एक प्लेन कट कर रहा है। तो अगर आपके पास क्रिकेट बॉल है तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या फिर आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। तो जो बॉल है उसको आपको क्या करना है, नाइफ से कट करना है, ठीक है। या इमेजिन कर सकते हो कि बॉल को हम नाइफ से कट कर रहे हैं। तो जब आप कट करोगे तो आप पाओगे कि जो इस सरफेस बनेगा आपका कट होने के बाद, वो एक आपका सर्कल बनेगा, है ना। होलो स्फीयर आपको लेना है, सॉलिड स्फीयर नहीं, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर में लड्डू आ गया, तो लड्डू को अगर आप कट करोगे एक नाइफ से तो आपको दिखेगा कि जहां से कट किया है ना, वहां पर एक आपका ऐसा सरफेस बन जाएगा, और उसके अगर सरकमफेरेंस या पेरिफेरी की बात करें तो वो आपको सर्कल देगा। सिमिलरली अगर हमारे पास एक स्फीयर है एस, ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हो, और इसको हम प्लेन P = 0 से कट कर रहे हैं, है ना। ये स्फीयर है और एक प्लेन है, ठीक है, उससे कट कर रहे हैं, तो वहां पर एक सर्कल आपको दिखाई देगा कुछ ये इस तरीके से जो ये दिख रहा है, और उस सर्कल पे, है ना, सर्कल है तो उसका कुछ सेंटर होगा और कुछ रेडियस होगा, ठीक है। तो इस सेंटर को या रेडियस को फाइंड आउट करना या फिर इस सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करना, है ना, ये हमारे पास क्या बन रहा है, सर्कल। तो ये टास्क हो सकता है। तो दोनों ही चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो हमारे पास इस स्फीयर का सेंटर तो है ही, ठीक है, सपोज ये है C0, और हमें पता है कि जो ये वाला सर्कल बन रहा है वो किस पे बन रहा है, प्लेन पे बन रहा है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये सेंटर से हमारा उस सर्कल के एक पॉइंट पे मिलेगा, है ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अब आप देख रहे हो ये पॉइंट हमारा स्फीयर पे भी है और प्लेन पे भी है। तो स्फीयर पे है, दैट मीन सेंटर से स्फीयर पे अगर पॉइंट है तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, R रेडियस ऑफ स्फीयर। और जो ये सर्कल है, सर्कल की भी कुछ रेडियस होगी, सपोज ये P पॉइंट है ना, ये C पॉइंट है, सेंटर ऑफ सर्कल, और यहां पर रेडियस है R ऑफ दैट सर्कल। और इस सर्कल का, या मैं ये कहूं कि इस प्लेन का कुछ तो डिस्टेंस होगा जिस प्लेन से आपने कट किया है वो, है ना, स्फीयर। तो जो डिस्टेंस है उसको मैं मान रहा हूं सपोज D डिस्टेंस है, ठीक है। और जो ये सेंटर के सर्कल से सेंटर और यहां तक का डिस्टेंस होगा R रेडियस।
तो हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट कैलकुलेट करना है, रेडियस भी कैलकुलेट करना है और सर्कल का सेंटर भी, तभी हम उस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सर्कल की अगर रेडियस की मैं बात करूं तो ये कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहां पर जब हम कट कर रहे होंगे तो वो हमारा जो प्लेन बनेगा वो सर्कल के, है ना, स्फीयर के सेंटर से एक परपेंडिकुलर एंगल बना रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सर्कल है ये तो प्लेन के अंदर है, तो प्लेन और यहां से सेंटर, आप ऐसे सोचो ना कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, और वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दे कहीं पर, ठीक है, तो ये हमारा कितना बनता है 90 डिग्री। कुछ इस तरीके का ही यहां पर सिनेरियो बन रहा है कि ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, ये तो प्लेन के अंदर लाई कर रही है टेंजेंट, और यहां पर सेंटर से इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। दैट मीन्स यहां पर जो ये आर है ये हाइपोटेनस हो गई, और आर, स्मॉल आर और डी में हम एक रिलेशन लिख सकते हैं इजीली। क्या लिख सकते हैं कि भाई जो आर स्क्वायर है वो इक्वल होगा डी स्क्वायर प्लस आर, स्मॉल आर स्क्वायर के। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो यहां से जो स्मॉल आर है वो आ जाएगी आपके पास कैपिटल आर माइनस डी स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये क्या आ गई, रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये तो आपको पता ही है, कैलकुलेट कर सकते हो, हमने लास्ट, है ना, पेज पे इसको अच्छे से डिस्कस किया है। और ये जो डी है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू दिस प्लेन, ये तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन तो स्फीयर के सेंटर से जो प्लेन का डिस्टेंस होगा वो कितना है, डी, ठीक है। तो ये रिलेशन लगा के हम वो इस स्फीयर की रेडियस जो है फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर इसके सेंटर की बात करें, सर्कल के सेंटर की बात करें, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पता है कि ये जो प्लेन पे है ना, ये पॉइंट सी सर्कल का सेंटर, और ये एक हमारे पास पॉइंट है, तो ये तो ऐसी ही कंडीशन बन गई कि भाई एक प्लेन है, ठीक है, और एक पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, सी नोट, स्फीयर का सेंटर, और यहां पर जो सर्कल बन रहा है इस प्लेन में, वो उस पे जो पॉइंट है उसको मैं मान ले रहा हूं सी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उस सर्कल पे या उस प्लेन पे। तो अगर हमारे पास ये सी नोट है तो क्या हम सी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये सी क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से हम फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की हेल्प से हम इजीली सेंटर बता सकते हैं, वही हमारा सेंटर होगा सर्कल का। क्लियर हो रही है कि नहीं बात। तो हमारे पास दोनों आ गए, सेंटर ऑफ सर्कल भी आ गया और हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल भी आ गया है। तो इन दोनों की हेल्प से हम सर्कल की भी इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं जो हमारे पास आया हुआ है ना, जेई में आया हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो अभी तो रिसेंटली नहीं आ रहे। द प्लेन, दिस प्लेन, सपोज ये है प्लेन हमारे पास P इक्वल टू 0, कट्स द स्फीयर, ये हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन है S इक्वल टू 0, है ना, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। तो जो सर्कल में कट कर रहा है ये प्लेन इस स्फीयर को, उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, सिर्फ हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर तो हमने दोनों टास्क कर लिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से हम सेंटर बता देंगे और रेडियस भी बता देंगे। तो रेडियस के लिए क्या चाहिए, स्फीयर का रेडियस चाहिए और डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम दैट पॉइंट या सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। सपोज ये हमारे पास एक स्फीयर है, आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा बट थोड़ा सा विजुअलाइज करो, ठीक है। और यहां पर एक प्लेन है, तो स्फीयर को, सॉरी सर्कल को मैं थोड़ा सा, सॉरी स्फीयर को थोड़ा अच्छे से बना देता हूं, ठीक है। तो ये प्लेन है और ये हमारे पास एक स्फीयर है। तो ये प्लेन इस स्फीयर को कहीं पे कट कर रहा है ना यहाँ पर, तो उससे कुछ सेंटर बन रहा, सॉरी सर्कल बन रहा होगा, और वो जो सर्कल है उसका रेडियस r हमें फाइंड आउट करना है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर हमें पता है डिस्टेंस d होगा, और इस पॉइंट पे हमारा जो डिस्टेंस है वो रेडियस r होगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये हमारा 90 डिग्री होगा,
ठीक है। तो यहां से अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर ले, सबसे पहले तो हमें इस स्फीयर का सेंटर फाइंड आउट करना होगा। तो स्फीयर की इक्वेशन से हम सेंटर कैसे फाइंड आउट करें, मैंने बहुत आसानी से बताया था आपको, है ना, जैसे हम सर्कल के केस में करते हैं। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनको छोड़ दो। तो जो यहाँ पर एक्स और जेड है ना, वाई तो प्रेजेंट नहीं है, तो इनकी हेल्प से हमारे पास सेंटर आने वाला है। कैसे? एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -1। तो मैंने बताया था कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 करना है और माइनस लगा देना है, तो हमारे पास सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो -1 है तो 1/2 करेंगे, और -1/2 है तो एक और माइनस लगाना होता है, तो ये हो जाएगा +1/2। y का कोफिशिएंट 0 है तो उसको हाफ करेंगे तो भी 0, माइनस लगाएंगे तो भी 0, तो वो हमारे पास y कोऑर्डिनेट तो 0 ही आ जाने वाला है। अगर हम z कोऑर्डिनेट की बात करें तो z का कोफिशिएंट है 1, तो उसको 1/2 करेंगे और माइनस लगाएंगे तो हमारे पास सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जैसे हमारे पास सर्कल के केस में 2gx होता है, तो वहां पर सेंटर क्या होता है, -g -f। ठीक है, तो सेंटर तो आ गया हमारे पास। इस प्लेन की इक्वेशन भी है, प्लेन की इक्वेशन हमारे पास p = 0 है ना, सर्कल की s = 0 है। तो अगर हमें d कैलकुलेट करना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो हम लास्ट सेशंस में सीख चुके हैं डिस्टेंस ऑफ सम प्लेन फ्रॉम सम पॉइंट। तो 1/2 0 -1/2 को इस प्लेन में पुट करो तो 1/2 है ना, y का कोफिशिएंट तो 0 ही है, y की जगह तो 0 पुट करेंगे, z की जगह क्या है, माइनस, है ना, यहाँ पर -1/2 और -1 ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा +1/2। और जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो ये जो 4 है ये लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, तो कितना बनेगा, -4 बनेगा ये। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो प्लेन में लिखे हुए हैं, तो 1 + 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और यहाँ पर मोड लगाते हैं ताकि पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिले। तो देखो ये कितना लिखा हुआ है, 1 -4 -3, मोड लगा हुआ है तो 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 / √6। तो डिस्टेंस आपके पास आ गया है कि नहीं। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है फॉर्मूला में, डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। जब हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस स्क्वायर अभी से कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना बनेगा, ये बन जाएगा 9, नीचे बन जाएगा 6, और इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3, नीचे बन जाएगा 2, तो d² भी आ गया है। अब देखो और क्या चाहिए हमें और चाहिए इस स्फीयर की रेडियस। तो स्फीयर की रेडियस भी मैंने लिखने बताई थी, कैसे, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है उनका स्क्वायर कर लो। ठीक है, उनको ऐड कर लो, माइनस उस कांस्टेंट को माइनस कर दो जो है ना स्फीयर की रेडियस में अपीयर हो रहा हो, सॉरी स्फीयर की इक्वेशन में अपीयर हो रहा हो। तो स्फीयर की इक्वेशन में हमारा क्या अपीयर हो रहा है, -2, तो इसको माइनस करना है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर करेंगे तो ये कितना है, 1/2, इसका स्क्वायर 4, ये तो 0 ही हो जाएगा, फिर से 1/4, और -2 करना है तो ये आ जाएगा 2। तो रेडियस कितनी आ गई, देखो ये 1/4 ऐड करेंगे 1/2 + 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/2, लेकिन हमें क्या चाहिए, r² चाहिए, तो ये आ जाएगा 5/2। अब बस क्या फाइंड आउट करना है, सर्कल की रेडियस। तो r विल बी इक्वल टू, रिलेशन हमने अभी देखा, r² - d², तो r² कितना है, 5/2 - d² कितना है, 3/2, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, 2/2, या फिर इसको लिख सकते हैं कितना, 1। तो सर्कल की रेडियस कितनी आ गई हमारे पास, 1। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, अगर समहाउ ये कहीं पे अपीयर हो जाता है या फिर किसी और तरह के इंजीनियरिंग एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपसे सेंटर ऑफ सर्कल पूछ लिया जाता तो भी आप क्या कर सकते थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते, क्योंकि इस प्लेन पे, है ना, सपोज ये पॉइंट है हमारे पास P, है ना, तो इस पॉइंट से आप इस P का कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इस प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन चुका है। बच्चों इसी के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसी सेशन के साथ हमारे 3D ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स बहुत
अच्छे से सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं और कॉन्सेप्ट वीडियोस अब बस कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस जिसमें एमपीक्यू सेशन होगा, पीवाईक्यू सेशन होगा। तब तक लर्न पे बने रहिए क्योंकि लर्न पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।